बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, वफाकी वजीर ख़जाना इसहाक डार जब लंदन से पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने दावे किए थे IMF को काबू करने का, देख लूँगा IMF को। ये उनके दावे थे। गुज़िश्ता 6 से 8 माह में वो अपने इन दावों में किस हद तक कामयाब रहे, इसकी हकीकत हमारे सामने है कि IMF ने जो एक किस्त रिलीज़ करनी थी पाकिस्तान को, उसके लिए अभी तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हो सका। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और उनकी टीम IMF से ये रिलीफ लेने में नाकाम रही, जिसके बाद वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को मैदान में आना पड़ा और IMF के MD से बातचीत के बाद उन्होंने वजारत ख़जाना को IMF के साथ मिलकर अगला बजट तैयार करने की हिदायत की है। IMF इससे कबल पाकिस्तान को फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हवाले से एडवाइस देता रहा है, लेकिन इस बार हैरानकुन तौर पर ऐसी इत्तलात भी सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासी और आइनी बहरान है, उसके हवाले से भी अब हिदायत IMF से आना शुरू हो गई हैं। आज इस स्टोरी पर बात करेंगे। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ जो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू एंड जजमेंट जो एक्ट है, ऑर्डर एक्ट है, इसके हवाले से अटारनी जनरल ने अदालत को बताया। इब्तदा में ये बताया जा रहा था कि वज़ीर आज़म साबिक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन इसके बेनिफिशरी होंगे, लेकिन वफाकी वज़ीर कानून ने इस बात की नफ़ी कर दी। तो फिर इस एक्ट की ऐसी क्या ज़रूरत थी? आज के प्रोग्राम में माहिरीन कानून से बात करेंगे और एक ऐसी स्टोरी आपको अपडेट करेंगे जो कि हैरानकुन होगी कि हुकूमत ने ये एक्ट क्यों मंजूर किया। ये 7 नुकात का एक्ट किस मामले की पेशबंदी है, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में उस पर बात करेंगे। और तीसरे और आखिरी हिस्से में कौमी खेलों का आज जो है इख्तिताम हुआ। 19 साल बाद कोयटा में नेशनल गेम्स की तकारीब 22 तारीख को जो शुरू हुई थी, आज वो इख्तिताम पजीर हुई, उसके मुतालिक बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं IMF के हवाले से और वज़ीर आज़म के राब्तों के हवाले से। हमारे साथ जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान शरीक हैं उनमें फ़र्रुख सलीम साहब हैं, माहिर मईशत हैं, मुज़म्मिल असलम साहब हैं, साबका जो हुकूमत थी उसकी फ़ाइनेंशियल टीम का हिस्सा थे। फ़र्रुख सलीम साहब, आज वज़ीर आज़म के राब्ते के बाद आपको लगता है कि पाकिस्तान IMF से जो $1 अरब की किस्त के लिए कोशिश कर रहा था, जून के आखिर तक कोई मौजज़ा होने का इम्कान नज़र आता है आपको? देखिए, एक बात बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए कि जो आलमी मालियाती निज़ाम है, वो जज़्बात की बुनियाद पे नहीं चलता है। सही। जज़्बात की बुनियाद पे हम किसी को अपील नहीं कर सकते हैं। सही। वो आदो-शुमार की बुनियाद पे चलता है एक लेवल पे, और फिर जब उससे ऊपर लेवल चला जाता है, तो फिर आप सोचिए कि वो सियासत की बुनियाद पे या वो ज्योग्राफी की बुनियाद पे चलता है। सही। अभी स्टार्ट लेवल की जब हम बात करते हैं, तो वो प्योरली जो है वो आदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पे चलता है। सही। और जो मुआहदा हमने किया था IMF से, वो एक्चुअली 2019 का मुआहदा है। अभी ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो 9th रिव्यू है। सही। मुआहदा जो है 2019 का है, और जो शराइत 2019 में अग्री की गई थी वज़ारत ख़ज़ाना और IMF के दरमियान, शराइत वही हैं। जो 9th रिव्यू उसका होना था, वो नहीं हो पा रहा। सही। अब ये है कि हम सियासी बुनियादों पे माशी फैसले करते हैं। हमारी जो फैसला साज शख्सियात हैं, वो सियासी बुनियाद पे माशी फैसले करती हैं। जो वादे किए जाते हैं IMF के साथ, उनकी खिलाफ वर्जी हो जाती है या कर दी जाती है। सही। और फिर वो एतबार और एतमाद का रिश्ता होता है वज़ारत ख़ज़ाना, हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान, सही। उसको बहुत नुकसान पहुँचता है। फ़र्रुख अब सलीम साहब, आपके ख़्याल में क्या खिलाफ वर्जी गुज़िश्ता 1-2 सालों में हमने ऐसी की जिनके नतीजे में अब IMF नाराज़ है? एक तो आपने जो जियो पॉलिटिक्स की बात की, जो इलाकाई ख़ित्ते की सूरत हाल और उसकी बात की, हमें नज़र आ रहा है कि अमेरिका और चाइना का जो मामला है उसके दरमियान में पाकिस्तान की इस वक्त जो पोजीशन है, उसकी भी एक वजह हमें लगती है। लेकिन खिलाफ वर्जियों का आपने जिक्र किया, तो ऐसी क्या खिलाफ वर्जियाँ गुज़िश्ता 1 डेढ़ या 2 साल में आप देखते हैं जिसकी वजह से IMF अब हमें जो किस्त है वो देने को तैयार नहीं है? जी, दोनों अच्छे सवाल हैं आपका, जियो स्ट्रेटेजिक वाला भी और खिलाफ वर्जियों वाला। शुरू कर लेते हैं 28 फरवरी सन 2022। सही। साबिक वज़ीर आज़म साहब, आपको याद होगा कि 28 फरवरी के दिन टीवी पे आए, टेलीविज़न पे आए और उन्होंने सब्सिडी का ऐलान किया। बिल्कुल। उन्होंने ₹10 फी लीटर पेट्रोल और ₹10 फी लीटर डीज़ल के ऊपर सब्सिडी का ऐलान कर दिया। हम्म। हम्म। तो जो उन्हीं की अपनी हुकूमत IMF के साथ वादे कर चुकी थी, हम्म। जो हो चुका था, उसमें इस किस्म की सब्सिडी की इजाज़त नहीं थी, या हम्म। उस इस किस्म की सब्सिडी की जगह नहीं थी। हम्म। तो उन्होंने सियासी बुनियाद के ऊपर ये फैसला किया, और इसका माशी नुकसान फिर हुकूमत को और पाकिस्तान के अंदर रहने वालों को बहुत ज़बरदस्त सही। हुआ। उस महीने में मुझे याद है फरवरी में ये ऐलान किया गया था, और मार्च के महीने के अंदर
एक महीने के अंदर $4 अरब के फॉरेन एक्सचेंज के जखायर जो हैं वो नीचे आ गए। सही तो दोबारा मैंने कहा कि सियासी बुनियाद के ऊपर एक माशी फैसला किया गया, सही। एक वादी की गई। इसको जरा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लें, अक्टूबर में आ जाए 2022 में, हम्म। नई नई हुकूमत की थे। उन्होंने मसनूई तरीके से रुपए को या रुपए को डॉलर के सामने रोकने की कोशिश की। कोशिश की। ये भी एक खिलाफ वर्जी थी, क्योंकि हम आईएमएफ से एग्री कर चुके थे कि रुपए की कदर को मसनूई तरीके से नहीं रोका जाएगा, उसको मार्केट बेस्ड रखा जाएगा। सही। फिर देख लीजिए, इसी साल मार्च 2023 में एक हुकूमत की तरफ से मंसूबा आया था कि वो 800 सीसी की कारों जो पेट्रोल है, मोटरसाइकिल्स के ऊपर पेट्रोल है, उसमें सब्सिडी दी जाएगी। ये भी जो शराइत हमने आईएमएफ से तय की थी, जो ठीक। वजारत उनकी खिलाफ वर्जी थी। तो यहाँ पे हमारी जो सियासी फैसलासाज शख्सियात हैं, वो सियासी फायदा उठाने की तवक्को रखते हुए माशी फैसले ठीक किए, है। और इसके नतीजे में और जो चाइना और अमेरिका के साथ हमारे रिलेशन है फारूक साहब, उसको जरा जल्दी से एलिब्रेट कीजिएगा, फिर मैं मुजम्मिल असलम साहब की तरफ जाऊंगा। वो कितना इंपैक्ट डालते हैं आईएमएफ के इस मामले पर? बता दीजिए। मैंने कहा पाकिस्तान का जो चीन और अमेरिका के साथ जो ताल्लुक है, उसका कितना इम्पैक्ट होता है आईएमएफ के साथ फंड्स की रिलीज के मामले पर या मुआहदे पर एग्री होने के मामले पर? देखिए, ये आलमी मालियाती इदारे जो हैं, इनके दो डिफरेंट लेवल्स पे ये ऑपरेट करते हैं। सही। एक स्टाफ लेवल है और सही। एक फिर बोर्ड का लेवल आता है। सही। स्टाफ लेवल पे किसी किस्म की कोई जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन या कोई सियासी मुदाखलत नहीं होती। ठीक। स्टाफ के ऊपर हर चीज एतमार और एतमाद की बुनियाद पे, आदाद शुमार की बुनियाद पे होता है। ओके। से जब स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हो जाएगा, फिर जब ये बोर्ड के लेवल पे पहुंचती है, तो वहां पे जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन, अमेरिका चाइना के ताल्लुकात या पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात, उनकी मुदाखलत या उनका असर उस लेवल पे सही। होगा। आप कह रहे हैं कि ये स्टाफ लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करता, ऊपर के लेवल पे करता है। मुजम्मिल, आप हालिया जो सिचुएशन है उसे कैसे देखते हैं, और जो खिलाफ वर्जियां आप लोगों के दौर में शुरू हुई, जिसके नतीजे में अब आईएमएफ पाकिस्तान को ये पैसे देने को तैयार नहीं है, अगर इफ एंड बट्स पे बात होती है, कल खान साहब को दोबारा गवर्नमेंट मिल जाती है, वे फॉरवर्ड आपकी इकोनॉमिक टीम के पास क्या होगा? मुझे थोड़ा मौका दीजिएगा एक्सप्लेन करने का, ताकि एक आपने वर्ड इस्तेमाल किया खिलाफ वर्जी का। जी जी। तो बड़ा अच्छा वर्ड है ये, इसको समझना जरूरी है जरूर। और एक पस मंजर को भी समझना जरूरी है। ये 23वां प्रोग्राम था जो पीटीआई ने लिया, और उस 22 प्रोग्राम उससे पहले में से 21 नामुकम्मल है प्रोग्राम, और उस 21 नामुकम्मल में माशाल्लाह से 2/3 जो प्रोग्राम थे वो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने लिए। सही। तो इनका माजी है प्रोग्राम नामुकम्मल करने का। ठीक है। इसाक डार साहब ने एक प्रोग्राम मुकम्मल किया, वो जो है 2013 के वक्त जो उन्होंने लिया था। सही। अब पीटीआई पे आवाज है फास्ट फॉरवर्ड, जैसे अभी वर्ड बड़ा अच्छा यूज किया फारूक साहब ने, डॉक्टर साहब ने इस्तेमाल किया। हाँ, फास्ट फॉरवर्ड पीटीआई में आ जाए। पीटीआई ने प्रोग्राम जो है खुद जो है नून लीग वाले कहते रहे, बहुत दफा कहते रहे, इसाक डार साहब भी, शहबाज शरीफ साहब भी, ये एहसन इकबाल साहब भी, कि इमरान खान को पहले दिन ही प्रोग्राम ले लेना चाहिए था जिस दिन हुकूमत आई। ठीक है ना। इमरान खान ने 10 महीने लगा दिए। इमरान खान ने 10 दफा एडमिट भी किया कि हमें पहले दिन ही ले लेना चाहिए था। लेकिन आईएमएफ जो है जब उस वक्त वो प्रोग्राम दे रहा था, तो आईएमएफ का कोई मूड जो आजकल मूड है उससे कोई मुख्तलिफ नहीं था। मतलब आप पहली गलती को कम से कम तस्लीम करते हैं कि 10 महीने आपने डिले किया? गलती भी तस्लीम करते हैं और वजूहात भी बता रहे हैं। ठीक है। लेकिन इंसान को अगर मौका मिल रहा हो फायदा लेने का, तो जरूर लेता है वो फायदा। बिल्कुल ठीक है ना, बात बिल्कुल। नहीं है। लेकिन कुछ वजूहात की वजह से वो फायदा छोड़ रहा है, तो कोई वजूहात होंगे ना। तो यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आज आईएमएफ का मूड है ना, ये वही उस प्रोग्राम के स्टार्ट में मूड था। आईएमएफ ने बड़ी ही उस वक्त आईएमएफ ने 20% शरह सूद मांगा था। उस वक्त हो गया। उस वक्त आईएमएफ ने जो है 185 रुपए जो है 128 का डॉलर था, 185 रुपए डॉलर का रेट मांगा था, और 200 कुछ रेट मांगा था उसके बाद। ठीक है। असद उमर जो है, असद उमर उस चीज से डिसएग्री की है। उस वक्त आईएमएफ ने डॉक्टर साहब की, बल्कि मेरे को याद है कि इनके आर्टिकल्स भी हैं दी न्यूज में, डॉक्टर साहब ने प्रेडिक्ट किया था कि जो वो वाला माली साल है उसमें 24 अरब डॉलर करंट अकाउंट डेफिसिट चले जाएगा। सही।
तो आईएमएफ भी कुछ ऐसी बातें कर रहा था कि आपका करंट अकाउंट, जो अभी भी आईएमएफ कह रहा है आपका, लेकिन जो फर्रुख साहब ने पेट्रोल सब्सिडी और जो खिलाफ वर्जियां आखिरी दिनों में उस उधर तक नहीं पहुंचा अभी, मैं नहीं पहुंचा अभी, मैं तो 18 पे खड़ा हुआ अभी। जी जी। जब ये सारा कुछ हुआ तो असद उमर ने जो है 6 महीने इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम खुद चलाया। सही। डॉलर को वैल्यू किया, शरह सूद को बढ़ाया, ये किया वो किया। उसके बाद वो भी कामयाब नहीं हुआ। नहीं बॉस, हुआ तो तभी तो आईएमएफ जो है 11-12% शरह सूद पे मान गया और आपको प्रोग्राम मिल गया। वो तो आलमी दबाव के नतीजे में आपने जो मुज़ाकरात किए, जो प्रेशर्स डलवाए, उसके नतीजे में हुआ। इकोनॉमिक प्लान तो असद उमर का अगर कामयाब होता तो फिर आप आईएमएफ के पास क्यों गए? सर मेरी बात सुन लेना, जो आईएमएफ हमें प्रोजेक्शन दे रहा था और हम कह रहे थे आपकी गलत है प्रोजेक्शन, वो पहले प्रूफ किया, उसके बाद प्रोग्राम मिला। आलमी दबाव से मिलता होता तो अभी ये क्यों नहीं ले रहे? सही, ठीक है, अब आगे चलें, प्रोग्राम मिल गया। उस प्रोग्राम के दरमियान भी हमने प्रोग्राम रोका। हफीज शेख ने प्रोग्राम लिया, 1 साल रोका कोविड के दरमियान। पाकिस्तान में उस 1 साल में पैसे रुकना बंद नहीं हो जाना। हर आलमी इदारे से, वर्ल्ड बैंक से पैसे आते रहे, एडीबी से पैसे आते रहे, बॉन्ड भी किए हमने, कमर्शियल बैंक से भी पैसे आते रहे, रिजर्व बढ़ते रहे। 1 साल प्रोग्राम बंद रहा। फिर हफीज शेख से जाते जाते प्रोग्राम वापस खोला, शौकत तरीन ने आके फिर बंद कर दिया। सही। और 8 महीने बंद रहा। उस दौरान भी पाकिस्तान के रिजर्व तारीखी लेवल पे चले गए, पैसे बाहर से आते रहे, चीजें चलती रही। ठीक हो गया। अब आगे जो तारीख जिसपे आप अटके हुए हैं और फरूख साहब ने भी उसका जिक्र किया, सही, वो है फरवरी 2022। सही। फरवरी 5 को आईएमएफ से आपको किस्त मिलती है। ठीक है। मार्च में आपका रिव्यू शुरू होना होता है। फरवरी में जो है यूक्रेन वॉर शुरू हो जाती है। आपके इकोनॉमिक अहदाफ टैक्स के सारे ऊपर, दुनिया में कमोडिटी सुपर साइकिल, दुनिया में। मुजम्मिल भाई, एक छोटा सा सवाल करूंगा। जो पेट्रोल पे आपने सब्सिडी दी, आईएमएफ से जो कमिटमेंट थी वो डिफरेंट थी, पेट्रोल सब्सिडी उसकी खिलाफ वर्जी थी, हाँ या नहीं? देखिए, मैं इसको हाँ और नहीं पे ये बात नहीं खत्म हो सकती, थोड़ा सा इसको इलैबोरेट करना पड़ेगा। एलिब्रेट करते हुए बता दें कि मेरा सवाल गलत है या सही है। नहीं, सवाल आपका जायज है, लेकिन इसका हाँ और नहीं में जवाब मुकम्मल नहीं हो सकता। इसका जवाब बनेगा पूरा सवाल। मतलब थोड़ा सा तो हौसला रख के मेरी बात सुन लेना सर, आपने इतनी बात, ठीक है ना। अब जो ये है, उस वक्त कमोडिटी सुपर साइकिल आया, सब कुछ आया। हमने तो उससे 1 साल पहले से जो है सेल्स टैक्स सिफर कर दिया था। पाकिस्तान की तारीख में पेट्रोल में सेल्स टैक्स सिफर कभी भी नहीं था। ये आईएमएफ ने कभी भी नहीं बोला था आपको, हमने आईएमएफ को उस पर कन्विंस किया और आज की तारीख तक पेट्रोल पे सेल्स टैक्स सिफर है। आपको ये बात पता होनी चाहिए। सही है। तो आपको कन्विंस करने की जरूरत होती है। पेट्रोलियम लेवी हमने सिफर किया हुआ था, सब्सिडी नहीं दी हुई थी, पेट्रोलियम लेवी सिफर किया हुआ था। ठीक है ना। पेट्रोलियम लेवी जो हमने 17 रुपए तक बढ़ा दिया था, उसको माइनस किया। इसको भी आप करेक्ट कर लें, ये सब्सिडी नहीं दी थी। सही। और 10 रुपए की जो सब्सिडी दी थी, हमारे टैक्स के और सारे आदाब पूरे थे। सही। आईएमएफ का भी प्रोग्राम की बात शुरू हुई और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया। सही। और जिसने ये बोला, आज तक वो हम उससे मांगते रहते हैं सारे लोगों से, बाशमूल आपके मीडिया के लोगों से, कि आईएमएफ प्रोग्राम सस्पेंड हो। जो ये हुकूमत भी बोलती है, कहीं कोई लिखा हुआ तो दिखा दें, कहीं आईएमएफ ने बोल दिया हो तो बता दें। अब हमारी हुकूमत खत्म हो गई। अब सुन ले सर, अगली बात सुन ले। अब पीडीएम का तो मलबा जरा सा सुन लेना। पीडीएम जरा जल्दी उनका मलबा उनके ऊपर डाल दें। जल्दी क्या सर, बात तो मुकम्मल समझाने देना जरा। अब आ जाए पीडीएम। हमारी सब्सिडी को 30 दिन पूरे नहीं हुए थे, नई हुकूमत आ गई। सही। उसके जो है इन्होंने 45 से 60 दिन जो है उसी फॉर्मूले पे चलाते रहे, और सब्सिडी जो हमने 10 रुपए दी थी, इसको ये 70 रुपए तक ले गए। हमारी 98 अरब रुपए हमने नुकसान हुआ था, उसकी वजह से, इनकी वजह से वो 300 अरब रुपए पे चला गया। सही। फिर उसके बाद आ गए मिफ्ता इस्माइल साहब। मिफ्ता इस्माइल साहब ने ऐसी चीजें उनसे एग्री की जो नाकाबिले अमल थी, जिसपे आज इसाकदार फंस गया। सही। 50 रुपए पेट्रोलियम लेवी, पता नहीं कौन कौन से टैक्स लगवा दिए, क्या मुजम्मिल साहब 1 मिनट फिर यहाँ रुकिएगा। जो फर्रुख सलीम साहब ने बात की कि जो हमारे माशी फैसले हैं वो सियासी फैसलों के असर में, जिसके नतीजे में फिर मेरा ख्याल है यहाँ पे आप अरस्तू को भी वजीर खजाना बना दें, वो भी चीज़ों को ठीक नहीं कर सकता। फर्रुख साहब, अब जून में ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। जैसे मुजम्मिल साहब ने कहा कि गुज़िश्ता हमारे जितने प्रोग्राम हैं वो भी नामुकम्मल रहे, ये भी नामुकम्मल होगा। तो अब जून के बाद आईएमएफ पाकिस्तान के साथ कोई नया प्रोग्राम शुरू करेगा या फिर हमें अल्टरनेटिव सोचने होंगे?
देखिए, आज से जून तक हमारी जो बैरूनी अदायगियां हैं वो तकरीबन 3.7 अरब डॉलर की हैं सही। और खजाने में कोई 4 अरब डॉलर से ज्यादा पड़े हैं। सही। जिसका मतलब है कि जून की 30 तक तो मामला साफ है। सही। लेकिन अगला माली साल जो है वो मुझे लग रहा है कि बहुत ही मुश्किल होगा, सही। क्योंकि उसमें वो जो कहलाती है ग्रोस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट, यानी कि जो हमारी अदायगियां हैं बैरूनी सेक्टर पर, वो लगभग 41.8 अरब डॉलर की हैं। सही। तो मेरे में तो नहीं आता कि आईएमएफ के अलावा और कोई भी मुतबादिल है। तो आज से हमें अगले माली साल के शुरू होने में अगले माली साल के लिए एक नया पैकेज चाहिए होगा और पहले से बहुत बड़े साइज का पैकेज चाहिए होगा। तो जो हमारा एतबार और एतमाद का रिश्ता जिसको इतना नुकसान पहुंचा है पिछले साल 2 साल भर में, उसको पूरा पुट किया जाएगा। असल सवाल ये सामने आएगा, आईएमएफ का मुझे कोई मुतबादिल नजर नहीं आता। सही। मुजम्मिल साहब, आपको आईएमएफ का कोई मुतबादिल नजर आता है पाकिस्तान को? अगर चलें फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, जून के बाद चाहे ये गवर्नमेंट होती है चाहे आप लोगों की गवर्नमेंट आती है, जो भी होता है, लेकिन अगर आईएमएफ पाकिस्तान की रियासत को ये पैसे देने को तैयार नहीं है तो व्हाट अल्टरनेटिव वी हैव? देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा सा आपको ये देखना होगा कि अब आईएमएफ अकेला लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का उसने अपने ऊपर से हैट ही उतार दिया। एक जमाना था, आज से 2013-18 तक भी जमाना था कि आईएमएफ प्रोग्राम आपको इतना सफिशिएंट आपके जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप को कवर कर देता था। सही। अब आईएमएफ जो है कहता है कि मेरी सिर्फ स्टैंप है भाई, पैसे आपने खुद अरेंज करने। सही। ठीक है ना, ये फारूक साहब भी इस बात से एग्री करेंगे। 2018 से लेकर 2022 तक आईएमएफ ने सिर्फ हमें 4 अरब डॉलर दिए। ठीक है ना, और पाकिस्तान ने इस दौरान जो है कम से कम 70 से 75 अरब रुपए की कर्ज की अदायगी की है। सही। अब आईएमएफ जो अभी पाकिस्तान हुकूमत के साथ भी लटक गया है कि जी आप सऊदी अरब से लाओ पैसे, कमिटमेंट लाओ, वर्ल्ड बैंक से लाओ, एडीबी चाइना से लाओ, से लाओ, इससे लाओ। अब अगले साल भी अब देखें किस तरह डीलिंग होती है। IMF is not going to be necessary condition है, sufficient condition। नेक्स्ट बजट में मुजम्मिल असलम साहब आपने बता दिया कि आईएमएफ मेन डोनर नहीं हो सकता और नहीं होगा। नेक्स्ट बजट में गवर्नमेंट ऐसा क्या करे कि आईएमएफ के अल्टरनेटिव्स के हिसाब से चलते हुए कुछ खुद किफालत की तरफ सफर शुरू करे, माशी फैसलों को सियासी फैसलों के साथ ना जोड़े? देखिए, बजट का अगले साल की अदायगियों से कोई ताल्लुक नहीं है। बजट का तो अगले साल का जो है तखमीना है आमदनी और अखराजात का। सही। असल मसला जो है, फैसला अब हमें ये करना है कि हमने दिवालिया देना है या डेट रिस्ट्रक्चरिंग पे जानी है, क्योंकि आईएमएफ प्रोग्राम अकेला नहीं आपको पूरा कर सकता। आपके डोनर्स फटीग हो चुके हैं, थक चुके हैं आपको पैसे देके, और वो कहते हैं आपके मुल्क में ड्रामे खत्म ही नहीं होते। एक जैसे बहुत सही बात बोली, सियासी हुकूमत के फैसले हो जाते हैं और बाद में जो है सारे फाइनेंस मिनिस्टर फंस जाते हैं आगे। ठीक है ना, तो वो जो है आपको ये कॉल लेनी होगी, या तो आपने जो है कह दें कि जी हम दिवालिया दे रहे हैं, हम कर्ज नहीं उतार सकते। अगर आपने नहीं करना तो आपको डेट रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाना होगा। आईएमएफ प्रोग्राम में आपका ये प्रोग्राम ही ऐसा होगा कि आईएमएफ को आप बोलेंगे कि आप हमारे डेट रिस्ट्रक्चरिंग कराएं, और हम इसको इस तरीके से आगे लेके चलें। अदरवाइज जो मैं ये आपको एज अ माशी तौर पे ये बात बता रहा हूँ, माशी स्टूडेंट के तौर पे, कि मेरी राय में ये है, वरना तीसरा रास्ता नहीं है। फारूक सलीम साहब, आप मुजम्मिल साहब से एग्री करते हैं, और कर्जों की रीशेड्यूलिंग या रीस्ट्रक्चरिंग कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है सारी सिचुएशन में? देखिए, मेरे नजदीक हमारा प्रॉब्लम सीरियसली माशी नहीं है। हमारा प्रॉब्लम जो है वो सियासी है। सही। और सियासी इस्तेहकाम और माशी तरक्की जो है ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। सही। और इस वक्त लगता ऐसे है कि पिछले साल भर से पीटीआई का जो एजेंडा रहा है वो रहा है कि मुल्क में केओस फैले, एनार्की फैले, शायद उनके सियासी मफाद में ये साबित हो, और उसके में मईशत को बड़ा नुकसान पहुंचा है। सही। जो पॉजिटिव एस्पेक्ट मुझे भी नजर आ रहा है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह मुदाखलत की है और कोशिश हो रही है कि सियासी अदम इस्तेहकाम को थोड़ा नीचे लाया जाए, टेम्परेचर नीचे लाया जाए, उस पर कंट्रोल किया जाए, तो उसके में मुझे वो जिसको कहते हैं ना, एक ग्लिमर ऑफ होप, एक उम्मीद की किरण नजर आती है। चलें, ठीक है। फारूक सलीम साहब, मुजम्मिल असलम साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सबसे बड़ी बात जो फ़ारूक सलीम साहब ने कही कि माशी इस्तेहकाम पाकिस्तान का इतना बड़ा मसला नहीं है, सियासी, आइनी और कानूनी इस्तेहकाम आ जाए तो मईशत का पहिया खुद ब खुद चल पड़ेगा। लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद आके आपको बताएंगे कि हुकूमत ने अदालत को जो सरप्राइज़ दिया, वो क्या सरप्राइज़ सिर्फ
जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ के रिलीफ के लिए था या इसके अलावा भी कोई पेशबंदी की है? ब्रेक के बाद आपको आगाह करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। 2 दिन कबल सुप्रीम कोर्ट में जब इलेक्शन कमीशन नजरसानी केस की समाअत हुई तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अदालत को एक नए कानून रिव्यू एंड जजमेंट्स ऑर्डर एक्ट 2023 के हवाले से बताया, जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जो रिमार्क्स दिए उन्होंने कहा यह बहुत दिलचस्प चीज़ है। और उसके बाद कुछ हिदायत उन्होंने ऑडियो लीक्स कमीशन पे उन्हें दी और कुछ जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से, हुकूमत के हवाले से, हुकूमत को पैगाम के हवाले से उन्होंने अटॉर्नी जनरल को दी और फिर उसके बाद समाअत को गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। ये केस एक ऐसे स्टेज पे था जहां पर ऐसे लग रहा था कि अदालत जो भी फैसला इस नजरसानी केस का करती है उसके बाद इम्प्लीकेशंस जो हैं इसकी, मुमकिन तौर पर अगर अदालत इस रिव्यू को जो नजरसानी है उसे अगर मुस्तरद करती है तो मामला तौहीन अदालत की कार्रवाई की तरफ बढ़ेगा। एक ऐसा स्टेज लग रहा था कि जून के मिड तक डेवलप होगा, लेकिन फिलहाल वो नहीं हो सका। रिव्यू एंड जजमेंट्स ऑर्डर एक्ट के हवाले से इब्तदा में ये बताया गया कि इसके बेनिफिशरी साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन हो सकते हैं, लेकिन अगले ही कुछ लम्हों में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इस बात की भी नफ़ी कर दी। तो ये कानून क्या है, 7 नुकात क्या हैं और इन 7 नुकात में गवर्नमेंट ने हासिल क्या किया, चीफ जस्टिस ने उसे दिलचस्प क्यों कहा? हमारे साथ मौजूद हैं आईनी और कानूनी माहिर हैं कामरान मुर्तज़ा साहब। कामरान साहब, इस जजमेंट में अगर मियाँ साहब को भी रिलीफ नहीं मिल रहा, तरीन साहब को भी नहीं मिल रहा, चीफ जस्टिस साहब दिलचस्प कह रहे हैं, ऐसा क्या कानून आप लोगों ने पार्लियामेंटेरियंस ने बैठ के बनाया है जिसमें अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि हु इज द बेनिफिशियरी? देखिए, इसमें बहुत से लोग बेनिफिशियरी हो सकते हैं। इसमें एक तो ये बेनिफिट हो सकता है कि इलेक्शन के हवाले से जो 14 मई को इलेक्शन के हवाले से कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी और उसके बाद रिव्यू आया हुआ था, तो वो उस रिव्यू में बड़े बेंच के पास चला जाएगा। स्कोप उसका वाइड हो जाएगा रिव्यू का। स्कोप वाइड इन द सेंस कि पहले रिव्यू में जो है वो बहुत नैरो स्कोप के साथ रिव्यू सुना जाता था, अब उसी तरह सुना जाएगा जैसे अपील में जो है वो ग्राउंड अवेलेबल होते हैं। सही। तो एक तो ये बेनिफिट हो जाएगा। दूसरा जो है 184(3) के नीचे जितने भी जो है ना वो रिव्यू आएंगे उसमें एक तो जो रिव्यू मतलब फाइल होंगे उसके बाद जो अभी जो विद इन लिमिटेशन है या कोई और अगर आ भी गया तो उन सब रिव्यू को जो है वो अपील के तौर पे सुना जाएगा। सही। हुआ ये करता था कि उसमें रिव्यू जो है वो सेम बेंच सुनता था, अब वो लार्जर बेंच के पास चला जाएगा। सही। काउंसिल बदली करने की इजाजत मिल जाएगी। सही। अच्छा, किसी को जो है ना वो राइटली या रॉन्गली जो है वो सजा हुई थी, किसी 184(3) के नीचे कुछ सजा आप या समझ लें या कोई किसी का कोई रास्ता रुका हुआ था, तो वो कोई भी अगर कोई मामला अगर चला गया आगे किसी उसमें रिव्यू में और उसमें कोई जजमेंट जो है ना वो लॉ पॉइंट पे अगर उसमें कोई तब्दीली आ गई तो उसका बेनिफिट ना सिर्फ उन्होंने जिन्होंने रिव्यू फाइल किया उनको बेनिफिट मिल सकता है, बल्कि उसके अलावा भी जो है ना लोगों को मिल सकता है। वो जजमेंट इन पर्सनम नहीं रहेगी, वो जजमेंट इन रम बन जाएगी। अच्छा कामरान साहब, आजम नज़ीर तारड़ साहब जो बात कर रहे थे उस पर बाद में आऊंगा आपके सामने। एक ये तासुर भी है, एक ये ख्याल भी मौजूद है और मेरी खबर भी है कि 4 अप्रैल को जब अदालत ने 14 मई के इंतखाबात के हवाले से हुक्म दिया तो हुकूमत के सामने एक ये सूरत हाल थी कि अगर इस हुक्म अदूली करते हैं, इस हुक्म की या तामील नहीं करते, तो जैसे हमने टिल द राइज ऑफ कोर्ट गिलानी साहब का मामला देखा या मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहली देखी, तो एक और वजीर आज़म नाअहल हो सकता है। जो कानूनी टीम बैठी उन्होंने जो काम का आगाज़ किया 14 अप्रैल को ये एक्ट जो है वो पेश हुआ, उन्होंने उसकी भी कोई पेशबंदी की कि अगर मामला किसी तौहीन अदालत तक जाता है तो उससे रोकने की एक कोशिश की जाए। ये एक्ट उसी का हिस्सा है। देखिए, उसमें अगर फर्ज कर लीजिए कि मौजूदा वज़ीर आज़म को कहीं अगर कंटेम्प्ट में कोई सजा होती है तो फिर तो रिव्यू की पावर नहीं, फिर तो उसमें राइट ऑफ अपील उसका जो है वो उसको पैदा हो जाता है शायद। सही। तो वो राइट ऑफ अपील में तो उसके पास वैसी रेमेडी है और वो उससे बड़े बेंच के पास जाएगा। आपको याद होगा जब साल का केस था और बाकी जो है ना इसी तरह नून के उस वक्त जो दोस्त थे उनके जो केसेस थे उनमें सब में राइट ऑफ अपील को कि वो ओरिजिनल साइड पे सजा हुई थी, जिन बेंचों ने भी दी थी उसमें फिर जब आगे अपीलें फाइल हुई थी और वो अपीलें जो है ना वो फिर मेंटेन हुई वो सजा,
मगर बहरहाल जो है ना वो अपील हुई थी, तो वो राइट ऑफ अपील मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म के लिए शायद ये नहीं बनता, सही, मगर शायद नवाज शरीफ साहब को जो है ना वो बेनिफिट अगर डायरेक्ट नहीं मिलता तो कहीं पे इनडायरेक्ट हो सकता है सही, कि कहीं ना कहीं पे अगर किसी और को कोई रिलीफ ऐसी मिल जाती है जिसमें वो कहें कि तायात नाअहली नहीं हो सकती, दस्तूर में ऐसा नहीं है, तो वो इनफैक्ट वो किसी बड़े बेंच की जजमेंट होगी और वो फिर इसका मतलब ये होगा कि उस सब्जेक्ट पे कानून तब्दील हो जाएगा। कामरान साहब, आपका भी ताल्लुक बलूचिस्तान से, मेरा भी है। मेरा ख्याल है बलूचिस्तान से गफूर लैडी एक ऐसे पॉलिटिशियन है जिन्होंने ताहयात नाअहली जिन्हें किसी मामले में हुई थी। उसमें अपना मकबूल लैडी साहब तो नहीं, शायद गफूर लैडी जाफराबाद। अच्छा, मैं सुन नहीं पाया। गफूर लैडी के लिए मैं पेश हुआ हूँ जी। उनकी भी सजा जो है ना वो मैं समझता हूँ कि वो कानून के मुताबिक जो है ना उनके साथ सलूक नहीं हुआ सही, और मगर उस केस में शायद कहीं पे रिव्यू फाइल हुआ है मुझे जो अच्छा, जहाँ तक आपको याद पड़ता है उसमें रिव्यू मुझे फाइल याद पड़ता है उसमें, हाँ उसमें रिव्यू फाइल हुआ है सही। उसको डायरेक्ट तो वो जो है ना शायद उसके पास रेमेडी पता नहीं अवेलेबल हो या ना हो, सही, इनडायरेक्ट मुझे सही मैं गैदर नहीं कर रहा इस वक्त, मगर इनडायरेक्टली जहाँ पे भी रिलीफ मिलेगा उसको भी मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज और कामरान साहब, अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है उसके हवाले से कल समाअत होने जा रही है। जो सूरत-ए-हाल हमें एक नज़र आती है, शाराए दस्तूर पर एक पार्लिमान और अदलिया के दरमियान एक इख्तियारात की रसाकशी है, इस मामले को कहाँ जाते हुए कल देखते हैं? देखिए, पार्लिमान जो है वो सॉवरन है और वो सुप्रीम भी है। सही, सॉवरन भी और सुप्रीम। अदलिया के हवाले से ना वो सॉवरन है ना वो सुप्रीम है, बल्कि वो अदलिया के हवाले से जो है वो इंडिपेंडेंट है। सही, तो वो स्टेट का एक आर्गन है, सही, मगर वो उस कानून की तशरीह कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा उसके पास जो तशरीह का इख्तियार है जो बनाया है, सही, उस पे अमल दरामद कराना वो एग्जीक्यूटिव का काम है, सही, उस कानून का बनाना वो पार्लियामान का काम है। तो सॉवरेनिटी जो है वो सिर्फ पार्लियामान की होती है और सुप्रीमेसी जो है वो पार्लियामान की है। सही, कोर्ट की जो है वो इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, आप हमारे साथ थे और इस वक्त ट्रैवलिंग में हैं तो ज़्यादा देर हमारे साथ नहीं होंगे। कामरान मुर्तज़ा साहब से हमने बात की आईनी और कानूनी नुक्ते पर इस एक्ट के और इसके फ्यूचर के हवाले से। अब हमारे साथ होंगे जहांगीर जदून साहब, आईनी और कानूनी माहिर हैं। जहांगीर जदून साहब, आप कैसे देखते हैं इस एक्ट को और इसका बेनिफिशरी आपको कौन नज़र आता है? इसको देखें, थोड़ा सा इस बैकड्रॉप में देखें कि काफ़ी अरसे से पाकिस्तान बार कौंसिल और पाकिस्तान की जो दूसरी प्रोविंशियल बार कौंसिल हैं और जो लीगल कम्युनिटी है वो भी इस बात पे जोर दे रही थी कि जो आर्टिकल 184(3) के तहत डायरेक्ट केस सुप्रीम कोर्ट में आता है तो उसकी कोई अपील नहीं होती। सही। तो फिर जो फंडामेंटल राइट है एक इंडिविजुअल के, चाहे कोई भी हो, चाहे वो एक छोटा बंदा है, बड़ा बंदा है, कोई पॉलिटिकल लीडर है, कोई पॉलिटिकल वर्कर है, कोई किसी का कोई ह्यूमन राइट्स का केस आता है, जो भी केस आता है किसी का भी, तो जब वो केस डायरेक्ट इंटरटेन किया जाता है 184(3) में तो उसकी अपील प्रोवाइडेड नहीं है। आप कहते हैं बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला है। जी जी, वो फेयर ट्रायल के जो तहत जो आपको एक फेयर ट्रायल का मतलब एक राइट ऑफ अपील होना चाहिए, कम से कम वन राइट ऑफ अपील जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हर एक जुरिसडिक्शन में होता है। कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट था उसमें और इसमें क्या फर्क था आपके ख्याल में जहांगीर जदून साहब? उसमें भी ये बात डाली गई थी, लेकिन उसमें जो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन थी ना, उस पे मामला अटक गया है कि उन्होंने कहा था कि बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन होगी, वो 3 मेंबर कमेटी बनाएगी, एक चीफ जस्टिस साहब होंगे और 2 सीनियर जज होंगे। 4 अप्रैल को जो हुकूमत ने एक फैसला हुकूमत के लिए आया सुप्रीम कोर्ट से कि 14 मई को इंतखाबात करवाने हैं और उसकी टाइमलाइन को अगर मैं सामने देखता हूं तो 14 अप्रैल को यह कानून पेश हो जाता है और इस कानून में एक ये उम्मीद थी कि सदर आरिफ अलवी उसे साइन नहीं करेंगे। जो बेसिकली सरप्राइज जो गवर्नमेंट ने दिया है अदालत को वो सदर आरिफ अलवी के 26 मई के दस्तखत हैं। अगले 2 रोज में जो है ना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की अहम समाअत होगी। अदालत अब हुकूमत को क्या सरप्राइज देती है ये देखना होगा। बाज़ाहिर हमें नजर आ रहा है रस्साकशी जारी है, लेकिन जो टाइमलाइन है वो ये बताती है कि जो 4 अप्रैल का फैसला है जिसमें रिव्यू पहले नहीं था, अब 26 मई के बाद उसका रिव्यू मौजूद है और अगर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होती हैं तो हुकूमत उसके रिव्यू में जा सकती है। नहीं, वहाँ पहले भी रिव्यू मौजूद था। रिव्यू की जो पावर्स हैं ये सुप्रीम कोर्ट की वो इनलार्ज कर दी गई है, रिव्यू का स्कोप वाइड कर दिया गया है, उसको वसी कर दिया गया है। ये ना आप बात कहें कि रिव्यू मौजूद नहीं था, रिव्यू तो ऑलरेडी 26 के बाद वसी किया गया है।
जी 26 के बाद उसका जो रिव्यू है वो अपील के इक्विवेलेंट उसको कर दिया गया है। अब अपील का मतलब ये होता है कि आप मेन केस जो है वो उसकी एविडेंस को भी देखेंगे, उसके फैक्ट को भी देखेंगे। जो रिव्यू होता है उसका स्कोप बहुत लिमिटेड होता है। उसमें कोई एरर अगर जजमेंट के अंदर आ गया है या कोई ऐसी चीज थी जो पहले नहीं की थी वो अपेरेंटली नजर आए तो वो रिव्यू हो सकता है, अदरवाइज रिव्यू जो है मोस्टली जो है वो डिसमिस हो जाते हैं। जो सारा मामला है उसमें सबसे अहमियत की हामिल है 4 अप्रैल की तारीख, जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया 14 मई को इंतखाबात का और 14 अप्रैल को प्रोसीडिंग्स शुरू हुई। ये जो कानून मंजूर किया गया है, हुकूमत बज़ाहिर 7 नुकाती जो कानून हुकूमत ने मंजूर किया है उसमें 700 फ़ायदे लेने की तैयारी की है, बैठी है। लेकिन कल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत होगी और फिर उसके बाद आने वाले दिनों में क्या होता है आपको आगाह करते रहेंगे। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे कि बलूचिस्तान से क्या खबर है। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे बलूचिस्तान की, और जब भी टीवी की स्क्रीन पर बलूचिस्तान की बात करते हैं तो माजी के वाक़यात को सामने रखते हुए कुछ मनफी चीज़ें ही इंसान के जहन में आती हैं। लेकिन बलूचिस्तान से टीवी स्क्रीन पर मनफी नहीं मस्बत खबरें भी सामने आ सकती हैं। 19 साल बाद बलूचिस्तान में 22 मई को 34वें नेशनल गेम्स का आगाज़ हुआ। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब उसकी इफ्तिताई तकरीब में शरीक थे और जो कौमी खेल हैं उसमें पाकिस्तान आर्मी ने जिसे कहते हैं वो पहली पोजीशन हासिल की है। आज 30 मई को कौमी खेलों की इख्तितामी तकरीब हुई। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी थे। डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस मौके पर खिताब करते हुए नौजवानों और बलूचिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की आवाम को क्या पैगाम दिया, सुनिए। मैं मुबारकबाद देता हूं ऑर्गेनाइजर्स को कि ये दुनिया भर में ये गेम टेलीकास्ट हुए तो लोगों ने फोकस किया इस आलमगीरियत पर कि बलूचिस्तान के सूबे के अंदर कितने कामयाब अंदाज से मेहनत करके ऑर्गेनाइज कर ये गेम्स किए। मैं मशकूर हूं गवर्नर बलूचिस्तान का, मिनिस्टर साहब का, स्पोर्ट्स के मिनिस्टर का, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का और सबसे ज्यादा उन खिलाड़ियों का जिन्होंने शिरकत की। नाजरीन, बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत पर बहुत सी चीज़ों पर, बैड गवर्नेंस और करप्शन पर तनकीद की जा सकती है, लेकिन 34वें कौमी खेलों का 19 साल बाद इनेकाद का सहरा भी इसी बलूचिस्तान हुकूमत के सर जाता है, जिसके वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो हैं और जिसके वज़ीर खेल अब्दुल खालिक हज़ारा हैं। अब्दुल खालिक हज़ारा वो वज़ीर हैं जिनकी कम्यूनिटी ने गुज़िश्ता 10 से 15 सालों में बहुत दहशतगर्दी का सामना किया और खालिक हज़ारा ने जब से स्पोर्ट्स और कल्चर का डिपार्टमेंट संभाला है तो कम अज़ कम उन्होंने इन 3-4 सालों में ये ज़रूर कोशिश की है कि बलूचिस्तान को खेलों के हवाले से सरगर्म रखें, बलूचिस्तान में खेलों की एक्टिविटीज़ रखें। लेकिन जो एक चीज़ हमें कमी नज़र आती है, गुज़िश्ता 3.5 साल मुल्क में एक साबिक कप्तान, एक क्रिकेटर की हुकूमत थी, डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को उतनी पजीराई नहीं मिली, जिसके नतीजे में आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट के सिवा बाकी तमाम खेल जवाल पजीर हैं। तो खिलाड़ियों और खेलों को मौका देने के लिए हमें एक बार फिर, जैसे कि वज़ीर आज़म ने ऐलान कर दिया डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को बहाल करने का, बलूचिस्तान के नौजवानों को भी अगर डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को बहाल किया जाता है, बलूचिस्तान और पाकिस्तान के जो सूबाई एसोसिएशंस हैं उनके खिलाड़ियों को बेहतर माश मिलेगा और जब बेहतर माश मिलेगा तो वो खेलों के मैदान में अपने जौहर दिखा सकेंगे। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।